बैठ जाइए बेटा। अभी तुम लोगों को यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाऊंगा मैं। क्या बेटा? बेसिक मैथ हुआ नहीं है अभी तुम लोगों का? क्या? टेक्नोमेट्री और तो अभी चल रहा होगा ना बेसिक मैथ, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है अभी, हो जाएगा वो तो अभी चल ही रहा है। वॉइस वगैरह सभी को क्लियर आ रही है? अच्छा, मैं अभी एक चीज देख रहा था, तुम में से काफी सारे बच्चे ब्रेक में बाहर खड़े हुए थे। सभी 12th पास करके आ रहे हो अभी? कोई बच्चा ऐसा है जो दूसरी बार तैयारी कर रहा हो? एक बच्चा है बस। ये गलती मत करो तुम लोग। देखो, ऑलमोस्ट पढ़ तो सारे ही बच्चे रहे हैं। अगर 25 लाख बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं, कम से कम उनमें से 5 लाख बच्चे तो सीरियसली पढ़ रहे हैं। सीटें कितनी है? 1 लाख भी नहीं है, 55,000 60,000 के आसपास गवर्नमेंट सीटें हैं। तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जिससे तुम उन 5 लाख में से 50-60,000 इन सीटों पर आ सको। क्लास में सभी बच्चे पढ़ रहे होंगे, घर पे सभी बच्चे पढ़ रहे होंगे, अपने एक्स्ट्रा टाइम को यूज करो। जितना जरूरत है ब्रेक में उतना ही बाहर जाओ, बाकी टाइम बैठ के पढ़ो तुम यहाँ पर। तुमने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं, कई साल हो जाते हैं, रिपीट करते रहते हैं, नहीं हो पा रहे सेलेक्ट। क्यों? क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है। अभी तुम आए हो तो अच्छे से पढ़ो, मेहनत में कोई कमी मत छोड़ो, बाकी देखो। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। अच्छा, फिजिक्स क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा मुझे? क्या बेटा? स्टडी अबाउट फिजिकल फिनोमेना। वेरी गुड। फिजिकल फिनोमेना क्या होते हैं? वेरी गुड। हाँ हाँ, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। गुड, वेरी गुड। तो अब इन सब चीजों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ने वाले हैं और उसी में से एक टॉपिक निकल के आता है। देखो, फिजिक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि फिजिक्स में जितना भी कुछ तुम पढ़ोगे ना, पहले ऐसा देखा गया है। हमें उसकी जरूरत महसूस हुई है कि ये पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ हमें बनाना चाहिए, तो हम उसे पढ़ रहे हैं। अगर यूनिट एंड डायमेंशन को देखा जाए, बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। यूनिट एंड डायमेंशन बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट कर रहा हूं मैं। जब बात करते हैं बेटा हम फिजिक्स की, कि फिजिक्स क्या है, जैसे ही फिजिक्स को एक सब्जेक्ट की तरह देखा गया कि ऐसा कुछ हमें पढ़ना चाहिए, ये होता है स्टडी अबाउट फिजिकल फिनोमेना। कोई तुमसे पूछे फिजिकल फिनोमेना क्या होता है, तो जो भी हमारे आसपास हो रहा है वो सब एक फिजिकल फिनोमेना है। जैसे पंखा घूम रहा है, ये भी क्या है? एक फिजिकल। एक कार मूव कर रही है, वो भी क्या है? एक फिजिकल फिनोमेना। अब तुम फिजिकल फिनोमेना की अगर स्टडी करते हो, स्टडी अबाउट, टाइम दूंगा मैं नोट करने के लिए। फिजिकल फिनोमेना। कोई आपसे फिजिकल फिनोमेना के बारे में पूछे, बेसिक सा आप कोई भी एक फिजिकल फिनोमेना एक्सप्लेन करने लग जाओ, कुछ भी जो भी तुमने अपने आसपास देखा वो सब किस में आता है? फिजिकल फिनोमेना। जहां पर तुम्हें देख करके दिमाग में यह बात आ जाए कि यहां कुछ तो हो रहा है। तुमने कुछ भी देखा, कोई एक्टिविटी दिखी और तुम्हारे दिमाग में यह आ गया यहां कुछ तो हो रहा है, जो हो रहा है वो फिजिकल फिनोमेना है। तो जो भी तुम्हारे आसपास हो रहा है, मैं और सिंपल वर्ड में बोलूं, एवरीथिंग अकर अराउंड अस। बिल्कुल सिंपल वर्ड में ये होता है फिजिकल फिनोमेना। अगर इसका एक एग्जांपल हम ले लें, मोशन ऑफ अ कार। आपने एक फिनोमेना देखा कि एक कार मूव करती हुई जा रही है और फिर आप एक अपने दूसरे फ्रेंड को, किसी को बता रहे हो या किसी को भी जाकर के बता रहे हो। जैसे आप कहीं से देख कर क्या है कि कार मूव करती हुई दिखी, 2-3 कार मूव करती हुई दिखी। अगर तुम उस फिनोमेना को एक्सप्लेन करोगे तो क्या बताओगे उसके बारे में? अरे तुमने ये तो देख लिया, कार जा रही थी। क्या बताओगे उसके बारे में? उसकी वेलोसिटी क्या है?
अगर तुम किसी भी फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हो, आपने एक फिजिकल फिनोमेना लिया, मोशन ऑफ अ कार, इसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आप इसके बारे में मुझे क्या बता रहे होगे? इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ऐसे कुछ बता रहे होगे ना? कितने टाइम में किया, ये सब बता रहे होगे। उसकी स्पीड कितनी है ये बता रहे होगे, वेलोसिटी कितनी है ये बता रहे होगे। कुछ ऐसी ही चीजें बता रहे होगे क्या आप मुझे? कितना एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हुई, स्पीड कितने किस रेट से बढ़ रही थी, ये बता रहे होगे आप। इस पर टॉर्क कितना अप्लाई कर रहा है इंजन, ये बता रहे होगे। ज्यादा से ज्यादा आप बहुत ज्यादा डीप में जाओगे, आप बता दोगे बहुत हैवी कार थी, उसका मास कैसा था। आप एक फिजिकल फिनोमेना, आपने कुछ होता हुआ देखा और आप उसे एक्सप्लेन करने लगे, तो उसके बारे में कुछ चीजें बता रहे थे, उसके बारे में कुछ बातें आप बता रहे थे। जो बातें आप बता रहे हो, इन्हीं बातों को बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं इनको? आप एक्सप्लेन करने लगे थे फिजिकल फिनोमेना को, कुछ अलग तरह की एक्टिविटी को, उससे मिलकर के बनाई हमने फिजिक्स। और उनको एक्सप्लेन करते करते जब आप उसके बारे में कुछ बातें बता रहे थे, उसके बारे में उससे जुड़ी हुई कुछ चीजें बता रहे थे, उससे जुड़ी हुई चीजों को नाम दे दिया गया फिजिकल क्वांटिटी। चलो, आपने कार का मोशन एक्सप्लेन कर दिया, आपने ये सब चीजें बता दी। अगर आपने कार की स्पीड को भी बताया होगा तो कैसे बताया होगा? क्या बताया होगा? नहीं, आपने कुछ वैल्यू बताई होगी ना। आप क्या केवल इतना बोल देना सफिशिएंट है कि इसकी स्पीड 40 है, इसकी स्पीड 60 है? या दो कार को देखा, क्या आपने बस इतना बता दिया एक की स्पीड ज्यादा है एक की कम है? नहीं। जैसे ही फिजिकल क्वांटिटीज को थोड़ा समझा हमने, फिजिक्स को हम पढ़ने लगे, तो फिर यहां नीड हुई मेजरमेंट की। किसकी नीड हुई? मेजरमेंट की। अब आपने फिजिकल क्वांटिटीज को समझ लिया कि ऐसा कुछ आपको बताना पड़ेगा, लेकिन इसको बताएं कैसे? आपने दो कार देखी, एक ज्यादा स्पीड से जा रही थी, एक कम स्पीड से जा रही थी। केवल ये बोल देना कि एक की स्पीड ज्यादा है एक की कम है, ये तो अधूरा सा रह गया। अगर आपको वाकई किसी फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करना है, फिजिकल क्वांटिटी उसके लिए चाहिए, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ वहां पर चाहिए यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अगर आप पूरा कोई बता रहे हो, आप बोलोगे इसने 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी। 10 मीटर क्या बताया उसका? मेजरमेंट। तो यहां पर एक चीज की और आपको नीड हो गई, जब आप फिजिकल फिनोमेना को ही समझ रहे थे, दूसरी प्रोसेस क्या थी? वो मेजरमेंट। अब ये मेजरमेंट क्या होता है? अरे जैसे जैसे हमें जरूरत लगती जा रही है, वैसे वैसे हम देखते जा रहे हैं। हम स्टार्ट कहां से हुए थे? कोई भी एक फिजिकल फिनोमेना को पढ़ने लगे, फिजिकल फिनोमेना को पढ़ने लगे, जब उसके बारे में बातें की तो हमने क्या बता दी? फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज को पूरा बताने के लिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को पूरा बताने के लिए हमें नीड हुई कि वो कितना है, ये भी तो बताना पड़ेगा। दो चीजें चाहिए थी, क्या है और कितना है, तभी तो फिजिकल फिनोमेना एक्सप्लेन हो रहा है। अब क्या है का तो आंसर आ गया फिजिकल क्वांटिटी, कितना है वो पता लगेगा मेजरमेंट से। तो मेजरमेंट एक प्रोसेस होती है। Measurement is a process in which we compare physical quantity with a fixed standard रेफरेंस। यानी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना है। अभी समझ लो, यहां पर जब भी आप किसी को भी मेजर करोगे, आप सिंपल सा, मैं लेंथ मेजर करके बताता हूं। जैसे कि आपने ये एक डिस्टेंस है, ये दो पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस को मेजर करना है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये मैंने माना कि ये आपके पास एक मीटर स्केल है, आप इस मीटर स्केल से इसे मेजर करना चाह रहे हो। तो यहां पर आप देखोगे, ऐसे ही तो कंपैरिजन करते हैं, एक इसके बाद दो,
ऐसे आपने सिंपल से ऐसे कंपेयर किया, मैंने माना कि सपोज आपने 4 बार में इन्वॉल्व था, जब आप कंपैरिजन करने लगे तो मीटर स्केल का कितना गुना दिखाइए, 4 गुना। तो आपने मीटर स्केल से कंपेयर करके इस लेंथ को, ये यहां पर कोई भी लेंथ L है, इसको लिख दिया L बराबर 4 मीटर, L बराबर 4 मीटर। यानी जब आपने मेजरमेंट किया तो उसमें 2 चीजें आई, 4 और मीटर। क्या क्या आया, 4 और मीटर। जो 4 है इसको बोला गया न्यूमेरिकल वैल्यू और इसे नाम दिया गया यूनिट। जो फिक्स्ड स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है इसी को बोलते हैं हम यूनिट। क्या बोलेंगे इसको, यूनिट। यानी जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हो, जैसे आप दूध लेने जाते हो, दूध को जब वो आपको मेजर करके देगा, आप 4 लीटर दूध ले रहे हो तो 1 लीटर से वो 4 बार तौल के दे रहा है ना आपको। अब आप उससे बुझा के बोल दो कि दूध को भैया 4 मीटर दे दे, क्या करेगा, मारेगा। अरे जाके अगर ये बोल दिया 4 मीटर दूध दे दे, कपड़ा लेने गए उससे बोलो 2 लीटर कपड़ा दे दे, क्या वो देगा। तो ये फिक्स्ड स्टैंडर्ड होते हैं। अलग अलग क्वांटिटी के लिए यूनिट भी अलग अलग होती है कंपेयर करने के लिए। जैसे आप शुगर लेने जाओ, चीनी लेने गए, तो वहां जाके क्या बोलते हो, 1 किलो चीनी दे दे। लीटर में लेके आता है बेटा चीनी, उसे अगर बोल दो भैया 2 मीटर चीनी दे दे, क्या देगा। तो इनके सभी के अपने फिक्स स्टैंडर्ड होते हैं, उसी फिक्स स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं, यूनिट। और मेजरमेंट क्या होता है, उसकी यूनिट से कंपेयर करना कि यूनिट का कितने गुना है। अब मैंने माना कि किसी बच्चे को सेंटीमीटर स्केल दे दिया गया, सेंटीमीटर स्केल से वो इसी डिस्टेंस को मेजर कर रहा है, तो वो क्या बताएगा, इस डिस्टेंस को बताओगे 400 सेंटीमीटर, ऐसे ही बताएगा क्या। जब मेजरमेंट किया जा रहा था तो मेजरमेंट में 2 चीजें आई, या रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट में 2 चीजें आई। एक क्या था बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा था इनटू, मल्टीप्लाई होके आती है इनटू यूनिट, इनटू यूनिट। इसका मतलब कोई भी अगर रिजल्ट होगा, कोई भी मेजरमेंट रिजल्ट होगा, उसमें n इंटू यू आएगा हमेशा। इसे n से रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं, बराबर होगा n इंटू यू। और ये ध्यान रखना, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक गिवन क्वांटिटी के लिए, एक गिवन मेजरमेंट के लिए कैसा रहेगा, ये कांस्टेंट। जैसे आपको 4 मीटर लंबी ये रॉड दे दी गई, अब किसी ने मीटर स्केल से मेजर किया तो कितना बताया, 4 मीटर। किसी ने सेंटीमीटर से मेजर किया तो 400, किसी ने मिलीमीटर से किया होगा तो 4000 मिलीमीटर, लेकिन लेंथ तो उतनी ही है। इसका मतलब ये n इंटू यू क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहता है। इतना सा ध्यान रख लेना कि n इंटू यू की वैल्यू कांस्टेंट रहती है किसी भी मेजरमेंट में। अब जब हम मेजरमेंट करने लगे, मेजरमेंट किसका किया जा रहा है, फिजिकल क्वांटिटी का। फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, यूनिट की। यूनिट हमें बनानी पड़ी, और यूनिट होती है फिक्स स्टैंडर्ड यूनिट होती है। ऐसा नहीं कि एक जगह यूनिट कुछ और बोल दोगे, दूसरी जगह कुछ और बोल दोगे। अब यूनिट की जरूरत पड़ी तो हर क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट अगर बनाने बैठोगे तो ऐसे तो इन्फिनिटी यूनिट्स हो जाएंगे। उनको संभाल के रखना, कैरी करना, हर जगह अवेलेबल कराना मुश्किल हो जाएगा। तो यूनिट की डिपेंडेंसी के बेसिस पर क्वांटिटी को डिवाइड कर दिया गया 2 पार्टों में। तो ऑन द बेसिस ऑफ dependency of unit, physical quantities divided in 2 parts। 2 कैटेगरी में या 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया फिजिकल क्वांटिटी को। डिपेंडेंसी ऑफ यूनिट, यानी इसकी यूनिट किसी पर डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही। फर्स्ट थी इसमें बेसिक क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी।
और दूसरा नाम इसका था फंडामेंटल क्वांटिटीज। और सेकंड था ड्राइव्ड क्वांटिटीज। नोट करो बेटा इसको। अरे समझ में तो आ रहा है? सब फटाफट बातें बातें नहीं। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? कोई आपसे डेफिनेशन पूछ ले। वो क्वांटिटी जो किसी फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में हमारी हेल्प कर रही है, उन्हीं को क्या बोल रहे हैं हम? फिजिकल क्वांटिटीज। और या जो मेजर की जा सके वो सब बातें तो उसके साथ आई जाएंगी। देखो बेटा, ये तो नोट हो गया ना स्टेट का। देखो, जब हम यूनिट की बात कर रहे हैं, मैंने जहां पर मार्क किया ना उसके बाद यहां से फिर यहां से बता रहा हूं आप लोगों को। इसमें छोटा सा पॉइंट और याद कर लो, सिस्टम ऑफ यूनिट। हालांकि आप सभी को पता होगा। देखो, जब यूनिट की बात कर रहे हैं तो यूनिट से हम कर क्या रहे हैं? मेजर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अब कहीं पे आपको 1 किलोमीटर डिस्टेंस मेजर करनी है, उसे सेंटीमीटर स्केल से मेजर करना आसान नहीं होगा। अरे सेंटीमीटर स्केल दे दिया जाए और आपसे बोला जाए 1 किलोमीटर मेजर करो, लेकिन कहीं पर आपको जस्ट बहुत छोटी सी इतनी सी डिस्टेंस मेजर करनी है, ये वाली, और आपको मीटर स्केल दे दिया जाए तो इसे भी मेजर करना आसान नहीं होगा। तो इन दोनों के लिए स्केल अलग अलग चाहिए था। इसी बेसिस पर इसके सिस्टम बनाए गए तीन सिस्टम थे। फर्स्ट था एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम की फुल फॉर्म क्या थी बोलो? मीटर किलोग्राम यूनिट होती है सेकंड। ठीक है। ऐसे ही दूसरा सिस्टम होता है, ये आपकी पता होगा पहले से ही, सीजीएस। केवल लिख लो यहां पर, सेंटीमीटर ग्राम। ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम इनको बाद में। एक होता है एफपीएस, जो बहुत पहले चलता था, ये अभी तो कहीं पर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी आप देखोगे। फुट पाउंड सेकंड। फुट लेंथ डिस्टेंस मेजर करता है, पाउंड मास के लिए यूज होता है, और टाइम के लिए सेकंड ही यूज होता है। नोट करो बेटा प्रॉपर्टी, ये केवल 3 पॉइंट लिख लो। हाँ, उसके बाद फिर यहां से आएंगे। यूनिट की बात कर रहे थे ना, तो यूनिट में ये चीजें भी यही ऐड कर लो जिससे नोट्स प्रॉपर रहे तुम्हारे। फिर यहां पर आएंगे, हाँ उसके बाद उसे लिखो। दिख तो सही रहा है। फिजिक्स में, पूरी फिजिक्स में आप जितना भी पढ़ोगे, आप फिजिकल फिनोमेना के बारे में पढ़ोगे। पहले वो फिनोमेना देखा गया, उसके बाद में उस पर लॉ बनाए गए, तो तुम्हारे दिमाग में अपने आप क्लियर हो जाएगा, अच्छा इसमें ऐसा हो रहा है। और आप 11th से जुड़ी हुई फिजिक्स को देखो तो वो सब देखा हुआ है आपने कहीं ना कहीं। 12th का केवल मॉडर्न। और क्या हो बेटा, इतना खुश हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी, या ज्यादा समझ में आ गया? हाँ, तो इसमें हंसने की क्या बात है? कोई सिस्टमेटिक एरर है क्या बेटा? हाँ, बात है नहीं।
बेटा क्लास में बातें बिल्कुल भी नहीं, क्लास में बातें करोगे तो घर जाके क्या पढ़ोगे? क्या बेटा, आते ही मैंने समझाया था ना। अच्छा, कभी ना कभी डॉक्टर के पास गए होगे तुम लोग सभी, गए हो? कभी डॉक्टर से सुना है कि ऐसा मरीज तो मैंने बहुत दिनों से नहीं देखा, रिवीजन करके आता हूं कल, फिर दवा दूंगा? कभी नहीं सुना होगा। हेडिंग डालो, फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेसिक क्वांटिटीज। लिखो बेटा इसमें, physical quantities, those units, physical quantities, those units are independent to the other quantities unit, independent to the other quantities unit. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 ऐसी क्वांटिटी बनाई गई जिनके लिए यूनिट भी बनाई गई अलग से, उसकी नीड थी। जब देखा गया चारों तरफ तो इन 7 से काम चल जा रहा था। और इन फंडामेंटल क्वांटिटी में अगर सबसे फर्स्ट देखा जाए तो वो थी लेंथ। इसकी अगर यूनिट की बात की जाए तो यूनिट इसमें यूज होती है मीटर, सेंटीमीटर भी होती है, एम कैसी यूनिट लिख रहा हूं मैं यहां पर। और इसकी यूनिट का सिंबल होता है एम। यहां पर लिखना क्वांटिटी, ऐसे लिखते जाओ मेरे साथ साथ, यूनिट और ये यूनिट का सिंबल। यूनिट के सिंबल की बात कर रहे हैं हम यहां पर, क्वांटिटी की नहीं। नेक्स्ट थी मास। मास की यूनिट थी किलोग्राम, उसका सिंबल था केजी। ग्राम भी होती है सीजीएस में। थर्ड टाइम, टाइम के लिए अलग से यूनिट बनाई गई। टाइम की यूनिट यूज करोगे आप यहां पर सेकंड, सिंबल था एस। फोर्थ टेम्परेचर, केल्विन, इसे के नोट किया गया। इसके बाद नेक्स्ट थी फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, उसके लिए अलग से यूनिट बनाई गई थी। लिख लो साथ साथ ही इसको। इसकी यूनिट थी एम्पियर, सिंबल ए दिया गया। नेक्स्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को अगर देखा जाए तो ये बेसिकली ब्राइटनेस से जुड़ी हुई क्वांटिटी है। जैसे आप लाइट ऑन करते हो ना रूम में, एक लाइट ऑन कर रहे हो तो इंटेंसिटी थोड़ी कम है, 2 लाइट ऑन कर दी तो इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा दिखने लगी, उससे जुड़ी हुई क्वांटिटी। हालांकि इसमें और भी चीजें इन्वॉल्व होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट थी कैंडला। और इसे सी डी से सिंबल दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट थी लास्ट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। इसकी यूनिट थी मोल और इसे MOLE सिंबल दिया गया, ज्यादातर यही लिखा हुआ है इसका सिंबल। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आ गई। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालना, ड्राइव्ड क्वांटिटीज।
ड्राइव्ड क्वांटिटीज लिखो बेटा। द यूनिट ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज, the unit of derived quantities expressed in form of unit of fundamental quantities, unit of fundamental quantities, यानी उनके लिए अलग से यूनिट नहीं बनाई गई थी, इनकी यूनिटों को मिक्स कर करके उनके लिए यूनिट बनाई गई थी, तो उनको क्या नाम दे दिया गया? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। बेसिकली यूनिट की डिपेंडेंसी के बेसिस पर है, फंडामेंटल की यूनिट किसी पर भी डिपेंड नहीं करती है, लेकिन ड्राइव्ड क्वांटिटी की यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट पर डिपेंड करती है। इसमें और एक नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट ऐसे बना करके, the physical quantities other than the fundamental quantities are derived quantities। इनको छोड़ दो, बाकी सारी क्वांटिटी कैसी है? ड्राइव्ड क्वांटिटी है। जैसे इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे कोई वेलोसिटी की बात करता है कि वेलोसिटी को कैसे मेजर किया गया, तो वेलोसिटी हमें बताए ये थी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसी थी बेटा। अब डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ आ गई, टाइम यानी दोनों की दोनों कैसी आ गई? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसे मेजर किया गया मीटर पर सेकंड में। तो ये एक ड्राइव क्वांटिटी हुई, क्योंकि इसके लिए जो यूनिट बनाई गई है वो है मीटर पर सेकंड। मीटर कौन सी है? फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट है, सेकंड भी फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट है। अगर आपसे बात की जाए एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन को मैं सिंपल वर्ड में लिखूं, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अरे ये होगा ना, चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट वही होती है जो वेलोसिटी की होती है डिवाइडेड बाई टाइम या टाइम इंटरवल। तो ये हो जाएगा यहाँ पर एक तरह से v/t या डेल्टा v/t, ऐसे हो जाएगा। इसकी यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन क्वांटिटी की जो यूनिट आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है? फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट की फॉर्म में। जैसे आपने फोर्स को पढ़ा होगा, लिख लो कुछ एग्जांपल जिससे और क्लियर हो। फोर्स होता है, हमने पढ़ा है मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है। मास की यूनिट आपने पढ़ी हुई है, मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। इसकी यूनिट अभी पढ़ी आपने, क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को बाद में एक नाम दे दिया गया था न्यूटन। इसी यूनिट को बाद में नाम दे दिया गया था साइंटिस्ट के नाम पर। इसके बाद और नेक्स्ट अगर हम पढ़े एरिया, एरिया आपने पढ़ा हुआ है L इंटू बी। क्या ये दोनों ही लेंथ है? अरे दोनों ही तो डिस्टेंस है। इसे भी किस में मेजर करोगे? मीटर में। इसे भी। तो यूनिट की बात की जाए तो यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पर? मीटर स्क्वायर। किसकी यूनिट है ये? फंडामेंटल क्वांटिटी की। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो जितनी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है उन सभी की यूनिट किस फॉर्म में लिखी हुई मिलेगी आपको? फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में। इसीलिए इसका नाम ड्राइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि इन्फिनिटी फिनोमेना आप देख रहे हो, उनमें इन्फिनिटी क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं। अब सभी के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड यूनिट बनाना पॉसिबल ही नहीं है। कैसे संभाल के रखोगे उनको, कैसे यूज करोगे? तो केवल स्टैंडर्ड यूनिट कितनी बनाई गई थी? 7। स्टैंडर्ड यूनिट कितनी बनाई? 7। फिर इन्हीं को मिक्स करा करके बाकी की यूनिट को ड्राइव कराया गया, इसीलिए इनको नाम दे दिया गया ड्राइव क्वांटिटीज। क्लियर हो इसमें? इसके बाद नेक्स्ट एक स्टार मार्क करके लिखना, पॉइंट बना लो। अब जब ये पढ़ लिया, फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ ली, ड्राइव्ड क्वांटिटी पढ़ ली, इसके बाद में दो क्वांटिटी इससे अलग दिख गई। लिखो बेटा नेक्स्ट। नोट कर लिया ना? कर रहे हो? भी करो। ETC। अरे ऐसी और भी बहुत सारी मिल जाएंगी।
लिखो बेटा, स्टार मार्क करके एक पॉइंट लिख लेना। देयर आर ऑल्सो टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, देयर आर ऑल्सो टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इन्हें इन दोनों कैटेगरी से अलग रखा था तो इन्हें एक नया नाम दे दिया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। फर्स्ट होती है प्लेन एंगल। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में फर्स्ट लिखना प्लेन एंगल। प्लेन एंगल आपने पढ़ा होगा, दो लाइन एक ही प्लेन में दो लाइन हो, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को आप क्या बोलते हो, प्लेन एंगल। जैसे कि एक समझ लो बेटा, यहां पर ये एक पॉइंट है, एक लाइन हो गई, ये एंगल का थॉट कहां से आया? हाँ, एंगल के थॉट को अगर प्लेन एंगल किसे बोलेंगे? अगर आप किसी को समझाने लग जाओ प्लेन एंगल क्या होता है, अगर आप बहुत सिंपल सा देखो कि ये कोई लीनियर ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने पॉइंट मार्क कर दिया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। मैं आपसे बोलूं इसे मूव कराओ तो आपके पास मूव करने के दो रास्ते हो सकते हैं इसके। एक तो आपने एज इट इज इसको आगे बढ़ा दिया, जब आपने एज इट इज इसको आगे बढ़ाया, यहाँ पॉइंट ए आ गया, यहाँ पॉइंट बी आ जाएगा और यहाँ पॉइंट सी आ जाएगा, तो आपने देखा कि यहाँ पर अगर ए ने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की है तो बी ने भी कितनी की है, एक्स, और सी ने भी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, एक्स। तीनों ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, एक्स। लेकिन किसी बच्चे से मैंने तो केवल इतना बोला था मूव कराओ, एक बच्चे ने क्या किया, ए पॉइंट को फिक्स किया। इसमें और दूसरा क्या हो सकता है मूव कराने के लिए, एक बच्चे ने क्या किया, ए पॉइंट को तो फिक्स रखा, यहां पर पॉइंट ए है, यहां पर पॉइंट बी है और यहां पर पॉइंट सी है। एक बच्चे ने ए पॉइंट को फिक्स रख के इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, मूव तो कराया उसने, वो गलत कहा था, मूव तो उसने भी कराया। फिर आपने देखा ए पॉइंट नहीं मूव किया, बी पॉइंट कुछ यहां पर आ गया और सी पॉइंट कुछ यहां पर आ गया, तो आपने देखा ये कुछ ऐसे पाथ पर आया था क्या, अरे ऐसे ही पाथ पर आया होगा ना। अब आपने देखा इसने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल की, मैंने माना x1, और इसने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल की x2, इसकी यहां से डिस्टेंस थी कोई r1, इसकी डिस्टेंस थी r2, तो यहां पर तो x1 बराबर x2 बराबर क्या था, x3। लेकिन यहां एक रेशियो सेम मिला, यहां रेशियो सेम मिला, x1 बाई r1 बराबर क्या मिला, x2 बाई r2। ये रेशियो सभी पॉइंट के लिए सेम चलता जा रहा था, इसी रेशियो को क्या नाम दे दिया गया, एंगल। इसी रेशियो क्या नाम दे दिया गया, अरे यही तो आर्क अपॉन रेडियस है, मैंने कुछ अलग थोड़ी ना लिखा है। क्या है ये, आर्क अपॉन रेडियस, पढ़ा हुआ है ना, तो कि जब आपने ऐसे घुमाया तो इसकी रेडियस कितनी बन रही थी, r1, इसका आर्क कितना है, x1, इसकी रेडियस कितनी है, r2, इसकी रेडियस आर्क x2। तो इसमें आर्क अपॉन रेडियस का जो रेशियो था वो कांस्टेंट चल रहा था, उसे क्या नाम दे दिया गया, एंगल। यहां से आता है एंगल का थॉट। अब इसे नाम दिया गया एंगल में भी, और हम चलें प्लेन एंगल, और प्लेन एंगल को हम थीटा से डिनोट करेंगे। सिंबल क्या हो जाएगा, थीटा। और इसकी अगर यूनिट की बात की जाए तो यूनिट क्या होती है इसकी, रेडियन। ऐसा यूनिट रेडियन होती है, डिग्री वगैरह बहुत सारी यूज करोगे आप। प्लेन एंगल का मतलब है एक लाइन को आप पकड़ के घुमा रहे हो, जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल 2D में बात हो रही है। एक पेज दो मुझे, खाली पेज कोई बच्चा। सेकंड हम बात करेंगे सॉलिड एंगल की। अरे एक ही बच्चा निकालो कोई भी, हाँ बेटा एक सेकंड। जैसे देखो मैंने अभी यहां पर कुछ ऐसे दो लाइनें बनाई थी, ऐसी बनाई थी ना, कुछ एक लाइन यहां पर थी और एक लाइन यहां पर थी, तो ये दो लाइन एक प्लेन में है, तो इसे क्या नाम दिया गया, प्लेन एंगल। मैंने इस पेज को अब ऐसे फोल्ड करके कॉन्सेप्ट दे दिया, क्या अब वैसा ही एंगल है या कुछ और एंगल बन गया, एंगल तो है लेकिन अब सेम वैसा एंगल नहीं है। पहले एंगल को आप एक आर्क से बता पा रहे थे कि इतना एंगल है, इस एंगल को आप कैसे बता रहे थे, मैं आपसे पूछूं तो आप ऐसे बता रहे थे कि ये वाला एंगल है, ऐसे बता रहे थे।
लेकिन अब अगर मैं बात करता हूं कि इसमें एंगल को मेजर करके बताओ, तो आपको एक सर्कल जैसा बनाना पड़ेगा। उसी को क्या नाम दिया गया? सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल की बात होती है 3D में। मुझे ये बताओ, एक सर्कल अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? 360, 2 पाई रेडियन। सर्कल अपने सेंटर पे कितना बनाता है? स्फीयर। क्या स्फीयर में प्लेन एंगल होगा? अगर आप सर्कल का देखो तो आपको दिख रहा है कि एक ऐसे एंगल बन गया, उसे हमने क्या बोला? आप यहां से स्टार्ट हुए और ऐसे आपने बोल दिया कि एंगल कितना हो गया? 360 डिग्री, पूरा घूम के आ गए। स्फीयर के सेंटर पर जो एंगल बन रहा होगा, क्या वो एक छोटे से स्फीयर से ही डिनोट हो रहा होगा, जैसे इसको आर्क से किया है? वो सॉलिड एंगल होता है, ध्यान रखना, 4 पाई स्टेरेडियन होता है। कितना होता है? 4 पाई स्टेरेडियन, याद रखोगे। अरे आगे पढ़ते रहोगे भी, इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह में काफी जगह। अभी केवल याद रख लो, सॉलिड एंगल होता है, इसका सिंबल होता है ओमेगा। सॉलिड एंगल को ओमेगा से डिनोट करते हैं, और अगर इसकी यूनिट की बात की जाए, यूनिट होती है स्टेरेडियन। याद रखोगे, यूनिट क्या होगी इसकी? स्टेरेडियन। और अगर लिखना चाहो तो इसमें ये लिख लेना, नोट कर लो, एंगल एट द टोटल सॉलिड एंगल at the center of sphere is 4 pi steradian. प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल कहाँ यूज होंगे, उसमें क्लियर हो ना, कि जहां पर 2D में यूज हो रहा है, दो लाइन के बीच के एंगल की बात कर रहा है क्लियरली, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। जहां 3D शेप की बात होने लग जाए, कोन की बात करें, स्फीयर की बात करें, क्यूब की सरफेस उसके सेंटर पर कितना एंगल बना रही होगी, वहां पर सॉलिड एंगल की बात होती है। और देखो, इसे और हम थोड़ा सा क्लियर करके समझे सॉलिड एंगल को, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अरे इधर देख लो, यहां पर जो एंगल आर्क नहीं बना रहा है, यहां पर एंगल कौन बना रहा है? एक सरफेस। इधर समझ लो बेटा, पहले ये कुछ ऐसे बना है एंगल। अगर ये यहां से आर डिस्टेंस पर है और ये इसका एरिया है, एरिया बराबर डेल्टा ए, तो ध्यान रखना सॉलिड एंगल की जो वैल्यू होती है, या बेसिक मैथ में पढ़ोगे, डेल्टा ए बाई आर स्क्वायर। कितनी हो जाएगी ये? डेल्टा ए बाई आर स्क्वायर। लेकिन जब हम प्लेन एंगल के लिए बात कर रहे थे, प्लेन एंगल कितना आया था? बोलो। थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां पर एंगल किसने बनाया था? एक आर्क ने। यहां पर किसने बनाया? ये सरफेस ने। 3D में बात हो रही है। जैसे क्यूब की एक सरफेस का पूछ लिया जाए आपसे, सेंटर पर कितना एंगल बनाया, हालांकि इन दोनों में रिलेशन भी होता है। छापो। ये तो हो गया ना बेटा। इसके बाद आते हैं इसके एक इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जहां से सवाल आए हुए हैं, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हाँ बेटा। हाँ हाँ, फंडामेंटल में इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये दो रेशियो से आ रही है, ऊपर भी क्या है? मीटर है, नीचे भी क्या है? मीटर है। आगे डिफरेंस समझ में आ जाएगा तुझे। और इनके बारे में बाद में सोचा गया था, तब तक पूरा एक तरह से फिजिक्स तैयार हो चुकी थी, तभी तो इन्हें ड्राइव भी नहीं बोला जा रहा है।
सप्लीमेंट्री क्वांटिटी अलग से नाम दे दिया गया। अगर आप देखो तो इसमें ऊपर भी मीटर इन्वॉल्व है और नीचे भी मीटर इन्वॉल्व है। इसमें ऊपर देखोगे तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, नीचे भी क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। थोड़ी सी अलग कैटेगरी चल रही थी, आगे अंतर समझ में आ जाएगा, डायमेंशन लेस है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज लिखो बेटा, नोट करिए बेटा, करो फटाफट नोट करो। हो गया, लिखो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लिखो। when we express any drive quantity in form of fundamental quantity, the power of fundamental quantity, फुल स्टॉप करके लिखना, the power of fundamental quantity called dimension. The power of fundamental quantities called dimension. यानी डायमेंशन कुछ अलग से नहीं पढ़ने वाले हो, पहले इसको समझ लो कि हम डायमेंशन बोल किसे रहे हैं, या आगे आपके बहुत काम आने वाला है। जैसे कि मैंने बोला कोई भी एक ड्राइव क्वांटिटी, मैंने बोला एरिया। अगर एरिया की बात करें तो एरिया हमें पता है ये होता है L इंटू बी, L इंटू बी, L इंटू बी, यानी ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, L स्क्वायर? तो मैंने क्या किया, एक ड्राइव क्वांटिटी को किस फॉर्म में लिख लिया, फंडामेंटल क्वांटिटी में। इस पे पावर कितनी आई, 2, तो ये ही 2 क्या है, इसकी डायमेंशन है। 2 क्या है इसकी, और इसको और अच्छे से लिखें हम डायमेंशन फॉर्मूला की फॉर्म में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं m2 पावर 0, L2 पावर 2 और T2 पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, क्योंकि टाइम तो है ही नहीं। इसी को बोलते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे इसे, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। अभी और समझ लो, जैसे मैं बात करता हूं अगर वॉल्यूम की, फर्स्ट सेकंड मैंने बोला कि वॉल्यूम के बारे में कुछ बताओ, तो वॉल्यूम आपको इन जनरल ये पता है L इंटू बी इंटू एच, यानी ये तीनों की तीनों क्या है, लेंथ है। क्या तीनों की तीनों क्या है, लेंथ है। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, L3। और अगर इसे डायमेंशनल फॉर्मूला की फॉर्म में लिखोगे तो आप इसको कैसे लिखोगे, बताओगे कैसे लिखोगे, m2 पावर 0, L2 पावर 3, T2 पावर 0। आपसे पूछा जाए मास की डायमेंशन 0, लेंथ की डायमेंशन 3 और टाइम की 0। ऐसे ही अगर बात की जाए वेलोसिटी या स्पीड की, नेक्स्ट आप बात कर रहे हो वेलोसिटी की। वेलोसिटी आपको पता है कि क्या होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, इसमें जितने फॉर्मूले आप देखोगे अभी, जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे फॉर्मूले याद होते जाएंगे, अभी याद नहीं होंगे काफी सारे फॉर्मूले। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं L अपॉन टी। तो इसे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, L T2 पावर -1। और इसे अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की फॉर्म में लिखा जाए तो क्या लिखोगे, m2 पावर 0, L2 पावर 1, T2 पावर
-1। देखते जाओ जब तक आपकी समझ में ना आ जाए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन की बात की जाए तो एक्सेलरेशन हमने पढ़ा है डेल्टा वी बाई टी। अरे यही पढ़ा है ना, डेल्टा वी बाई टी। डेल्टा वी यानी वेलोसिटी वाली डायमेंशन यूज होनी है यहाँ पर। वेलोसिटी की डायमेंशन अभी हमने पढ़ा थी, क्या थी, एल टी माइनस वन। क्या थी, एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टी। क्या ये एल टी माइनस टू हो जाएगा? अगर इसे डायमेंशनल फॉर्मूला की फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, m टू पावर 0 l टू पावर 1 t टू पावर -2। आप जरूरी नहीं है m लिखो, हो सकता है बिना m के भी मिले आपको कहीं आंसर में, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं। अगर बात करें फोर्स की, फोर्स हमें पता है, अब इसके लिए आपको ये फॉर्मूले पता होना जरूरी है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है? मास एक अगर फंडामेंटल क्वांटिटी है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पर F इक्वल टू एम इंटू ए। मास को एज इट इज लिख दिया m। ए की आपको पता है कि डायमेंशन क्या है बेटा, क्या थी, L1t माइनस टू। तो इसका फॉर्मूला हम एज इट इज लिख देंगे MLT माइनस टू। अगर मैं पूछूं आपसे वर्क डन की डायमेंशन, तो वर्क डन की आपको पता है क्या, फॉर्मूला बताओ। हमें पता है F डॉट एस यही होता है क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ। लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। आपको फोर्स की डायमेंशन पता है क्या, क्या MLT माइनस टू इंटू एस की जगह पर क्या आ जाएगा, L। तो कितना हो गया बेटा वर्क डन की अगर डायमेंशन की बात की जाए, बोलो, ML2T माइनस टू। क्या ये सभी को समझ में आ गए हैं? इसके बाद और देख लेते हैं थोड़ा बहुत 7। नेक्स्ट अगर आपसे बात की जाए एनर्जी के लिए, तो ध्यान रखना एनर्जी वर्क डन के बराबर ही आती है। ये भी वर्क डन जैसी ही डायमेंशन आएगी, बिल्कुल क्या आ जाएगी यहाँ पर, ML2T माइनस टू। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं टॉर्क के लिए, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क आपने पढ़ा है R क्रॉस F। अरे पढ़ा है ना, R क्या होता है यहाँ पर, पोजीशन। पोजीशन यानी डिस्टेंस। F क्या है यहाँ पर, फोर्स। तो R डिस्टेंस यानी फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी तो ऐसे क्या लिखोगे, L। अरे डिस्टेंस है ना, लेंथ है। और इसको क्या लिखोगे, बोलो, MLT माइनस टू। तो ये कितना आ गया बेटा, टॉर्क की अगर डायमेंशन की बात की जाए तो कितनी आ गई, ML2T माइनस टू। क्या ये सारे सेम ही दिख रहे हैं आपको? तो एक से ज्यादा क्वांटिटी की भी डायमेंशन सेम हो सकती है। क्वांटिटी तो अलग अलग है लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। और आगे बात करते हैं, प्रेशर की डायमेंशन बताओगे, क्या होता है प्रेशर? नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रेशर की, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना जरूरी है, फोर्स अपॉन एरिया। हालांकि यहां पर परपेंडिकुलर एरिया लेते हैं। फोर्स की डायमेंशन अभी आपको पता है क्या होती है, MLT माइनस टू। एरिया की क्या हो जाएगी, L2। अरे एरिया की भी तो लिखी हुई है L स्क्वायर। एरिया को देखोगे L इंटू बी होता है, दोनों ही लेंथ है। तो कितना आ जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, ML माइनस वन T माइनस टू। ऐसे ही अगर मैं बात करूं स्ट्रेस की, स्ट्रेस की देखोगे, स्ट्रेस भी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस भी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। इसमें भी क्रॉस सेक्शनल एरिया यूज होता है। हालांकि क्वांटिटी दोनों अलग अलग है, अलग अलग जगह यूज होंगी, इनमें अंतर भी होता है, वो सब पढ़ाया जाएगा अभी। ये हो जाएगा MLT माइनस टू डिवाइडेड बाई L2। तो कितना हो जाएगा बेटा, ML माइनस वन T माइनस टू। ये जो सिमिलरिटी मिल रही है ना, ये आगे जाके इसका एक फेलियर साबित हुआ था। ये गलती हो जाती है यहाँ पर कि डायमेंशन से आप क्वांटिटी नहीं पहचान सकते, क्योंकि एक से ज्यादा क्वांटिटी की डायमेंशन सेम आ रही है। और अगर मैं आपसे बात करूं स्ट्रेन की, स्ट्रेन आपने पढ़ी हुई है,
स्ट्रेन होती है बेटा डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। जैसे स्ट्रेन कहाँ यूज होता है, किसी वायर वगैरह को आप खींचते हो ना, तो उसकी लेंथ में चेंज आता है फोर्स अप्लाई करने पर, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को बोलते हैं हम स्ट्रेन। ऊपर भी लेंथ है और नीचे भी लेंथ है, तो एल अपॉन एल, यहाँ पर क्या हो गई एल टू पावर जीरो, ये हो जाएगी एम टू पावर जीरो, एल टू पावर जीरो, टी टू पावर भी जीरो। तो इसे बोला गया यहाँ पर कैसी क्वांटिटी आई बेटा, ये डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। समझ लो पहले जिससे तुम्हारे दिमाग में आ जाए। एंगल पे बात करते हैं अब हम। अगर एंगल की बात की जाए, हमने अभी पढ़ा है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल थीटा, थीटा इक्वल टू क्या था बेटा, आर्क अपॉन, अरे बोलो, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है, एक डिस्टेंस, रेडियस भी क्या है, एक डिस्टेंस। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर डायमेंशन की फॉर्म में लिखने जाए तो एल अपॉन एल, कितना हो जाएगा एल टू पावर जीरो, तो एम टू पावर जीरो। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओगे आप तो क्या लिखोगे, एम टू पावर जीरो, एल टू पावर जीरो, टी टू पावर जीरो। तो ये भी कैसी क्वांटिटी आ गई, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस है लेकिन यूनिट है, डायमेंशनलेस है लेकिन यूनिट है। इससे क्या समझ में आया, डायमेंशन लेस क्वांटिटी की यूनिट हो सकती है, लेकिन यूनिट लेस क्वांटिटी की कभी भी डायमेंशन नहीं होती है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद अगर मैं बात करूं सॉलिड एंगल पर, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल अभी हमने पढ़ा है क्या होता था बेटा, डेल्टा ए बाई आर स्क्वायर, यानी ऊपर भी क्या आ गया एल स्क्वायर, नीचे भी एल स्क्वायर, क्या बन गया ये एल टू पावर जीरो। ये भी कैसा आ गया एम टू पावर जीरो, एल टू पावर जीरो और टी टू पावर जीरो। तो ये भी कैसा आ गया, डायमेंशनलेस। सभी को क्लियर है ये डायरेक्ट भी याद रखना है आप लोगों को, डायमेंशनलेस। और आगे बढ़ते हैं अभी। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया सरफेस टेंशन, ये भी याद रख लेना, फ्लूइड में आप पढ़ लोगे सरफेस टेंशन क्या होती है। सरफेस टेंशन की डायमेंशन बताओ, क्योंकि मैं इस पर सवाल करवाऊंगा आगे। सरफेस टेंशन अगर इसे टी से डिनोट करते हैं हम, तो टी की वैल्यू होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है एफ बाई एल। क्या होता है ये, फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या कर रहा है ये बच्चा, हाँ बेटा पहले समझ ले, आता है सब, अरे पहले समझ ले, बाद में ये बच्चे लिखेंगे तब क्या करेगा। अरे इतना तो दिमाग का इस्तेमाल करो जितना से गुजारा हो जाए, क्यों बेटा संकट में आ जाएगा, बाकी बच्चे लिखेंगे तू क्या करेगा। अब सोच रहा है, चल सोच ले फिर बता देना। इधर देखो, अगर इसे आप लिखोगे डायमेंशन की फॉर्म में, तो फोर्स क्या लिखोगे, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल, कितना हो गया ये एम टी एल जीरो टी माइनस टू। समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट और हम बात कर लें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इसका सिंबल होता है। अभी आप पढ़ लोगे, फ्लूइड के फॉर्मूले हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के फॉर्मूले, फ्लूइड मैकेनिक्स जब पढ़ोगे तब सब पता होगा तुम लोगों को, लेकिन अभी एक दो सवाल कराऊंगा मैं, उसके लिए यूज कर रहा हूं। तो ये एक जगह यूज होता है, हमें पता है जो विस्कस फोर्स होता है किसी भी स्फेरिकल बॉल पर, स्टोक्स लॉ होता है एफ वी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये होता है स्टोक्स लॉ। F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। यहां पर V स्पीड है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर रेडियस है। अगर 6 पाई को देखा जाए तो कांस्टेंट है। अगर आप ईटा की वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा, F अपॉन विस्कस फोर्स, ये फोर्स है सिंपल एफ वी, अपॉन कितना आ जाएगा बोलो, 6 पाई आर वी, ये आ जाएगा क्या। अब डायमेंशन लिखो, क्या आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है,
बोलो mLT-2। 6 पाई का तो डायमेंशन से कोई लेना देना है नहीं। क्या आपको r के लिए पता है क्या लिखोगे? l। और v के लिए क्या लिखोगे? LT-1। तो अगर इसे पूरा सॉल्व करके लिखोगे m एज इट इज, नीचे l दो है ऊपर एक, तो कितना आ जाएगा ऊपर? L-1। t नीचे -1 ऊपर t-1। ये किसका आ गया? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला। इतना आया समझ में? अब नेक्स्ट एक आपसे पूछा जा सकता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अगर जी की बात की जाए तो जी का फॉर्मूला क्या होगा? 16 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। अब देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल है वो आपको समझ में आ गया होगा, फॉर्मूले का है। डायमेंशन लिखना बहुत आसान है, आपको फॉर्मूला पता लग जाए इसका फॉर्मूला कहाँ है, कहाँ ये आता है। अब आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू क्या होता है? G(m1m2) अपॉन r स्क्वायर। क्या F की डायमेंशन आपको पता है? क्या R फंडामेंटल क्वांटिटी में आ गया, लेंथ है? क्या मास फंडामेंटल में आ गया? तो G का लिखना तो बहुत आसान हो जाएगा। G के लिए आप क्या यूज करोगे? G बराबर बोलो कितना हो जाएगा? F(r स्क्वायर) अपॉन m1 m2। m स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, नो डाउट। अगर g का आप फॉर्मूला लिखते हो डायमेंशनल फॉर्मूला, तो क्या लिखोगे? f का बोलो पहले तो mLT-2 ये है इनटू l स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। अरे ये आया ना। अच्छा ये फॉर्मूले आप रट नहीं पाओगे, ध्यान रखना, ये भूलोगे तो कैलकुलेट करना सीख लो इनको। अगर इसमें देखा जाए तो कितना आ जाएगा बेटा? m-1, l का कितना आ गया? 1 इधर 2 इधर, l कितना आ गया? 3 और t-2। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। इतना समझ में आया? सभी को समझ में आया? चलो छाप लो ये। अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे फिजिक्स में, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते जाओगे, फिजिकल क्वांटिटी के साथ उसकी डायमेंशन भी लिखते जाओगे, लेकिन जब वहां लिखवाई जा रही हो तो आपको पता हो कि ये पढ़ी हुई है हमने। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल फॉर्मूला का है। फॉर्मूला अगर आप रटने बैठोगे तो रट नहीं पाओगे। उससे अच्छा जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे ना, उसके फॉर्मूले याद होते जाएंगे। वो लिखवाए ना बेटा मैंने को, जो बहुत ज्यादा बाहर के यूज होते हैं। इतना याद रख लेना, सारे याद नहीं रख पाएगा, कुछ तो याद रखने ही पड़ेंगे। अब 12वीं तो पास करके आए हो ना, फॉर्मूले भी 11वीं 12वीं के ही है कि बेटा? अभी मैंने जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं बोर्ड पर, ये सब 11th से जुड़े हुए हैं। लिखते जाओ और सुनते भी रहो। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसका सक्सेस में बहुत बड़ा रोल होता है, फोकस। क्या होता है उसका मतलब? अगर इसका बहुत सिंपल भाषा मतलब समझो, आप अपने काम को कितने ध्यान से कर रहे हो। आप जो कर रहे हो उस काम को कितने ध्यान से कर रहे हो, और फोकस करना सीखना एक तरह से कि आप फोकस कर पा रहे हो या नहीं। या तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स बहुत अवेयर होते हैं, बचपन में ही सिखा देते हैं। आप देखते हो ना बहुत सारे बच्चे बड़े आपको ये दिखते हैं, यार ये तो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट नहीं, उसे फोकस करना आ गया, उसे उसका काम ध्यान से करना आ गया। हाँ, एक होता है कि कुछ बच्चे 11-12 तक सीख जाते हैं अपने आप, टीचर या ऐसा एटमोसफियर मिल जाता है। लास्ट होता है ये कोचिंग में आके सीख जाना। और यहां भी नहीं सीखे तो फिर भीड़ बन जाओगे। भीड़ का मतलब समझते हो? तो ऐसे ही घूम रही है चारों तरफ, जिन्हें यही नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता है।
बस घूम रहे हैं। तो फोकस करना सीखो, अपने काम को ध्यान से करो। और तो क्योंकि तुम लोग टेस्ट की टाइमिंग 3 घंटे होती है, अभी से ऐसी आदत बना लो कि लगातार तुम्हारा दिमाग 3 घंटे वर्क कर सके पूरे लोड पर, कि 3 घंटा तुम बहुत इफिशियंटली पढ़ सकते हो। अरे एक ब्रेक ही तो यूज नहीं करना है, लगातार 2 क्लास को पढ़ लो, कोई एक ब्रेक यूज ही मत करो, उसमें पढ़ लो कुछ ना कुछ। तुम देखना स्टार्टिंग में तुम्हारे साथ दिक्कत यही रहेगी कि पूरे 3 घंटे पेपर को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो, आता तो है, लास्ट के 1 घंटे दिमाग ने काम नहीं किया। तो इसे इंप्रूव करो धीरे धीरे। हो गया बेटा? करो, नोट करो। क्या बेटा? फोकस को इंप्रूव करने के लिए तुम बहुत बड़ा कुछ मत करो, अपने छोटे छोटे काम को ध्यान से शुरू करना कर दो। कोई भी छोटी एक्टिविटी है, जैसे तुम लोग खाना खा रहे हो, खाना खाते टाइम फोन यूज मत करो, सिर्फ खाना खाओ। एक बहुत छोटा सा काम है, लेकिन सारे बच्चे फोन देखते होंगे खाना खाते टाइम, ज्यादातर कुछ ना कुछ देखते हो, नहीं देखना चाहिए। एक टाइम पर एक ही जगह पर फोकस्ड रहो, खाना खाना है, सिंपल खाना खाओ और चलेगा, उसके बाद देख लो फोन, थोड़ी बहुत देखना है। प्रेयर करते हो यहाँ आके? तो प्रेयर करने में टाइम पास करते होंगे तो एक बच्चे, तो इसका मतलब क्या है, 2-3 मिनट भी फोकस नहीं कर पा रहे हो। प्रतिज्ञा करते हो लास्ट में जाते टाइम, उसे भी अच्छे से करो। अरे शपथ है ना एक यहाँ पे, वही क्या, अपने डेली लाइफ से जुड़े हुए छोटे छोटे कामों को ध्यान से करने लग जाओ, तुम देखना अपने आप अलाइन हो जाओगे, बड़े काम अपने आप अलाइन हो जाते हैं। हो गया? नेक्स्ट चलो, एक डायमेंशन तुम लोग फाइंड करोगे। क्या बेटा? करो, नोट करो। जिन बच्चों का नोट हो गया, मॉड्यूल ओपन कर लो अपना, मॉड्यूल में देखो इसकी डायमेंशन फॉर्मूले दे रखे हैं बहुत सारे, एक बार उनको देख लो। अच्छा, ये सभी क्लास में आदत बना लो, खासकर मेरी क्लास में तो जब तक भी पढ़ा रहा हूँ उन लोगों को, जैसे ही तुम लोग फ्री हुए लिख करके मॉड्यूल ओपन कर लो अपना। फिर जल्दी लिखने का फायदा क्या हुआ? जल्दी लिख लिया तुम लोगों ने, फिर बैठे हुए हो, उसके बाद वेट कर रहे हो, बाकी वेट नोट कर ले, क्या फायदा हुआ फिर? चलो इसी सीक्वेंस में एक फॉर्मूला और लिख लेना। डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, नाम तो सुना होगा इसका। प्लैंक कांस्टेंट h। अब आप सोचो एक बार, इसे कहां से रिलेट करा सकते हो, कहां पढ़ा हुआ है ये, पढ़ा कहां है आपने सबसे ज्यादा? हाँ, केमिस्ट्री में पढ़ा है, फॉर्मूले नहीं बता पाओगे? अरे फिजिक्स में पढ़ा होगा ना। क्या कुछ ऐसा पढ़ा है कि फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में E बराबर एच न्यू, E बराबर एच न्यू। E क्या होता है यहाँ पर? एनर्जी। न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/टाइम। नहीं पढ़ा? क्या एनर्जी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला भी पढ़ चुके हो? क्या फ्रीक्वेंसी के लिए फाइंड कर लोगे? तो H का अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखना पड़े तो क्या लिखोगे? E/न्यू। E क्या होता है? एनर्जी। और इसका हमें पता है ये 1/टाइम होता है, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? mL2T-2। अरे यही तो होता है एनर्जी का। अरे एनर्जी और वर्क का एक ही तो होता है, और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? T-1। तो कितना आ गया? mL2T-1। तो सबसे ज्यादा रोल है किसका? फॉर्मूले का।
फॉर्मूले को रटने मत बैठना, कुछ मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपको लिखवा दिए, कुछ और 2-4 अभी क्वेश्चन से कवर हो जाएंगे, फिर जैसे जैसे फिजिक्स होती जाएगी अपने आप पढ़ते जाओगे। चार्ज की डायमेंशन फाइंड करना, इलेक्ट्रिक चार्ज, और एक डायमेंशन फॉर्मूला जिन बच्चों का हो गया है उनसे बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जो मैं फॉर्मूले बोल रहा हूं। इसको फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में लिखना है, फिर उसकी पावर देखनी है। इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करो। जिन बच्चों का हो गया है वो ये सॉल्व करें। सोचो क्या अप्लाई कर सकते हो, कहां से आ सकता है। अगर Q के लिए हम बात करें तो हमें पता है करंट हमने पढ़ा हुआ है कुछ, करंट तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। अरे करंट पढ़ा हुआ है ना, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मैं लिख सकता हूं कि करंट या इलेक्ट्रिक करंट पूरा ही लिख लेना इक्वल टू Q बाई टी होता है, ऐसे होता है ना। तो Q इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, आई टी। Q बराबर क्या लिख सकते हो, आई टी। आई क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो कई जगह ये ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। आप लिख सकते हो M0 L0 I2 पावर, आई की जगह पर ये ध्यान रखना आपको ए भी लिखा हुआ मिल सकता है कई जगह, इसके लिए कई जगह ए भी लिखा हुआ मिल सकता है। T2 पावर क्या हो जाएगी यहां पर 1, आई करंट है, ये ध्यान रखना। इसे सॉल्व करोगे अब, मैंने क्या बोला, ए भी लिखा हुआ मिल सकता है, आई भी, एक बार देख लेना ऑप्शन में क्या है। क्या बेटा, देखो आंसर आ जाए, आंसर निकाल के आगे बढ़ जाया करो। आंसर को बोलने पे इस पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो, उसे क्या फायदा होगा। कई बच्चे फिर आंसर से अप्रोच करने लग जाते हैं। देखो बेटा, ये हमने पढ़ा तो है, कहीं पे कहाँ यूज होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, क्या यूज होता है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, अगर K का फॉर्मूला फाइंड करोगे तो कितना हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। एफ की डायमेंशन आपको पता है क्या, क्या होती है बेटा, MLT माइनस 2। आर स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दोगे, L2, ये लिख दोगे क्या, Q की जस्ट अभी पढ़ी थी क्या होती है, IT, तो क्या हो जाएगा I2 पावर 2 और T2 पावर भी 2। अरे ये हो जाएगा क्या, Q1 Q2 है ना, तो K का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया वो क्या आ गया बताओगे, M एज इट इज, L कितना आ गया 3, T2 पावर -2 और यहां से जाएगा तो कितना हो जाएगा -4, I2 पावर -2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अरे याद रखोगे। इसके बाद में कहीं आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, तो वो कुछ अलग नहीं होती है। छाप लो इसे फटाफट। डायमेंशनल इक्वेशन, ये जितने भी बार हमने लिखा है ना, हमने डायमेंशनल इक्वेशन ही लिखी है। डायमेंशनल इक्वेशन कुछ नहीं होती, जो LHS होगा वहां पर फिजिकल क्वांटिटी होगी।
LHS में क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी। एंड RHS में जब बात की जाएगी तो RHS में होगा डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, इसी को क्या बोल देते हैं हम दोनों को मिलाकर के? डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे अभी तक हमने क्या बात की थी? केवल फोर्स की डायमेंशन की हम बात कर रहे थे, क्या थी बेटा? MLT-2। अगर इसी को हम ऐसे लिख दें, केवल इधर क्या लिखा हुआ है? फिजिकल क्वांटिटी, तो अब ये क्या बन गई? डायमेंशनल इक्वेशन। हम पहले भी इक्वेशन ही पढ़ रहे थे, अब भी इक्वेशन ही पढ़ रहे हैं। अरे इक्वेशन अलग नहीं होती, कोई आपसे ऐसे पूछने लग जाए तो मैं वो बात कर रहा हूँ कि केवल इसे इतना बोल देते हैं कि लेफ्ट साइड में यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है ऐसे बॉक्स में, उसका भी सिंबल है, ये इक्वेशन है और कुछ नहीं है। याद रख लोगे? इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको लिख लेना वन बाय वन। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशन क्या होती है, सभी को समझ में आ गया? क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, कैसे हमने इसको फाइंड किया? लिखो बेटा, इसके कुछ नोट कर रहे हो क्या अभी? कितने बच्चे नोट कर रहे हैं अभी? करो, नोट करो फटाफट। हो गया बेटा? लिखो, ओनली द फिजिकल क्वांटिटीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखना है आपको, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखो, ओनली द फिजिकल क्वांटिटीज which have same dimensional formula, same dimensional formula, which have same dimensional formula can be added or subtracted, can be added or subtracted, which have same dimensional formula can be added or subtracted। इसका मतलब केवल और केवल ऐसी ही क्वांटिटियों को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनका सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है। अलग अलग डायमेंशनल फॉर्मूला वाली क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ये आपके काम कहाँ आएगा? जैसे कहीं पर लिखा हुआ है a = b + c। a = क्या लिखा हुआ है? अगर b और c आपस में ऐड हुए हैं, इसका मतलब इन दोनों की डायमेंशन सेम है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जो LHS की डायमेंशन होती है वही RHS की डायमेंशन होती है। आगे हम इसको पढ़ेंगे तो ध्यान रखना, यहां से जो a का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही b का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा और वही c का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। किसी भी इक्वेशन में ऐसा ही मिलेगा आपको। दो अगर कहीं पे भी ऐड हो रहे हैं, इन दोनों की डायमेंशन सेम है, कहीं सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनकी डायमेंशन भी सेम है। नोट करो इसको। लिखो बेटा, dimensionless quantities can have unit, dimensionless quantities can have unit, but a unitless quantity cannot have
कैन नॉट हैव डायमेंशंस, कैन नॉट हैव डायमेंशंस। नेक्स्ट लिखना, all the trigonometric, all the trigonometric, comma exponential, all the trigonometric, comma exponential e टू पावर x की फॉर्म में लिखे रहते हैं ना, एंड लॉगरिथमिक जो लॉग के साथ लिखे रहते हैं, एंड लॉगरिथमिक functions and their argument, logarithmic functions and their arguments are dimensionless, are dimensionless। नेक्स्ट लिखना, डायमेंशन फॉर्मूला, नेक्स्ट पॉइंट है डायमेंशन फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये तो हो गया ना सभी का, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। देखो बेटा, इसे भी समझ लो, कहीं पे आपको डिफरेंशिएट करके दे दिया जाए तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखोगे। अच्छा, ये तो सभी को समझ में आता है कि डिफरेंशिएशन कितनी भी बार किया जा सकता है। जैसे इसमें पॉइंट बना करके लिख लेना, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है डी डी एक्स वाई, अब यहां पर लिख दिया गया है इसकी पावर n और इसकी पावर दे रखी है आपको n। अरे एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो क्या लिखते हो, इसे ऐसे समझो, एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो आप क्या लिखते हो, अरे बोलो, डी वाई वाई डी एक्स। दो बार डिफरेंशिएट करते हो तो क्या लिखते हो, डी टू पावर टू डी वाई वाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखते हो ना। तीन बार डिफरेंशिएट करोगे तो वाई बाई डी एक्स। ऐसे ही मैंने बोला कि n बार अगर आपने डिफरेंशिएट किया तो कैसे लिखोगे, डी पे पावर n आएगी ना, इसे लिखोगे अब डी डी एक्स टू पावर, एक तो यहां n आ जाएगा, दूसरा यहां n आ जाएगा, ऐसे। इसका मतलब है y का n टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है किसके रेस्पेक्ट में, x के। n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। और ये ध्यान रखना, अगर यहां पर कभी भी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स कहीं सिंपल लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो y एज इट इज आ जाएगा और ये हो जाएगा x टू पावर n, y एज इट इज आ जाएगा और क्या हो जाएगा ये x टू पावर n। अरे आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं क्या आता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, L बाई टी, क्या होती है L बाई टी। यानी ds बाई dt को आपने क्या लिखा, s की जगह पर क्या आ गया L, t एज इट इज। एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तब आपके पास एक्सेलरेशन आता है, और वो क्या आता है L बाई टी स्क्वायर। यानी ऊपर तो L ही है, नीचे क्या आ गया टी स्क्वायर। ये पढ़ा हुआ है ना थोड़ा बहुत तो काइनेमेटिक्स। या आप सिंपल फॉर्मूला याद रख लेना, कभी भी डिफरेंशिएशन दे रखा हो ये वाला एज इट इज आएगा, जो ये लिखा हुआ है ये यहां से एज इट इज चला जाएगा और इसमें से x टू पावर n आ जाएगा, याद रहेगा ये। अरे ऐसे यूज कर रहे हैं। अगर इंटीग्रेशन की बात करें, इंटीग्रेशन जैसे y डॉट डी एक्स आ जाए, इसका कोई आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे तो वो y इंटू एक्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही होगा इसका भी, याद रखोगे। छाप समझ में तो आ रहा है। मैंने आपसे बात की थी कुछ ऐसे लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ये बात की थी ना अभी, उसका भी एक पॉइंट बना करके लिख लेना, या जहां पे आपने वो लिखा है उसके साथ में लिख लेना। कहीं पर अगर आ जाए e टू पावर x और ये दे रखा हो sin x और log
एक्स। बेसिकली जो ये ऊपर x लिखा हुआ है, ये वाला x है, ये वाला x है, इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? आर्गुमेंट। इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? आर्गुमेंट्स। यानी इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशनलेस होते हैं। जैसे एक सवाल ले लेते हैं इस पर। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। कल और भी सवाल करेंगे बहुत सारे। अल्फा इक्वल टू दे रखा है एफ अपॉन वी स्क्वायर इंटू साइन बीटा टी। इसमें आपसे डिफाइन किया हुआ है, आपको डिफाइन किया रखा है, ये एफ फोर्स है, वी वेलोसिटी है, टी टाइम है। आपसे पूछा हुआ है फाइंड आउट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब देखो, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक फंक्शन दिख रहा है। कौन सा फंक्शन दिख रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक। मेरी बात ध्यान सुनना बेटा। अभी कौन सा फंक्शन दिख रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जैसे ही हमने देखा तो हमारी समझ में आया ये पूरा कैसा है? डायमेंशनलेस। ये डायमेंशनलेस है, इसका मतलब अल्फा की डायमेंशन में इसका कोई भी रोल नहीं है। डायमेंशनलेस, इसका मतलब यहां से मैं बोल सकता हूं कि अल्फा की डायमेंशन वही होगी जो एफ अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन होगी। क्या मैं बोल सकता हूं? क्योंकि ये कैसा है? डायमेंशनलेस। तो अल्फा की डायमेंशन तो बड़े आराम से आ गई। यहां पर एफ की डायमेंशन हमें पता है क्या होती है, बोलो? एम एल टी माइनस टू। इसकी डायमेंशन एल टी माइनस वन। तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास आ गया। कितना आ गया बोलो? एम एज इट इज, एल तो चला ही गया, कितना बचा? टी टू पावर माइनस वन। सॉरी, हाँ स्क्वायर है इस पर, तो यह आ जाएगा एल टू टी माइनस टू। सॉरी, स्क्वायर है उसमें, तो कितना आ जाएगा बेटा? एल टू टी माइनस टू। तो कितना हो जाएगा? एम एज इट इज, एल माइनस वन, टी माइनस टू ऊपर और टी माइनस टू नीचे, तो टी का कितना हो जाएगा? जीरो। समझ में आया? अब बीटा के लिए चलते हैं। बीटा के लिए आपको क्या करना होगा? जब आपको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसके आर्गुमेंट दोनों के दोनों कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस। अरे दोनों ही कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस। जैसे हमें यहां पर यह पता है साइन बीटा टी कैसा है बेटा? ये डायमेंशनलेस है। क्या ये बीटा टी भी डायमेंशनलेस है? अरे बोलो। अभी तो लिखवाया कि इसके आर्गुमेंट भी कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस। तो सबसे सिंपल तरीका होता है इसको लिखने का कि आप लिख लो बीटा इंटू टी। ऐसे लिखो, बराबर क्या लिखना? एम जीरो एल जीरो टी जीरो। बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूं तुमको। एम जीरो एल जीरो टी जीरो। आपको किसकी डायमेंशन बतानी है? बीटा की। तो टी को जब इधर ले जाओगे तो ये किस में जाएगा? किसी की भी पावर जीरो हो वो क्या हो जाता है? वन। आप तो एज इट इज लिखो एम जीरो एल जीरो टी जीरो, कुछ मत करो, डिवाइडेड बाई यहां पर क्या आ जाएगा? टी। अब टी को जब ऊपर ले जाओगे तो टी का क्या बन जाएगा? माइनस वन। तो क्या रहा है ये? एम जीरो एल जीरो टी टू पावर कितनी आ गई? माइनस वन। कुछ समझ में आया? ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है सभी को? चलो बाकी नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करते हैं। समझ में तो अच्छे से आ रहा है ना? किसी बच्चे को कोई दिक्कत?
किसी को अगर कुछ पूछना हो लास्ट क्लास के बाद पूछ लेना, लास्ट क्लास के बाद बाहर मिल जाऊंगा मैं। लास्ट है क्या? चलो अभी आ जाओ तो बाहर पूछ लेना, ठीक है? पढ़ो बेटा अच्छे से।